ऑर्गेनिक में हम लोगों ने फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके फोर्थ पार्ट को स्टार्ट किया था और फोर्थ पार्ट में था आपका बेंजीन न्यूक्लियस को लेकर होने वाली जो रिएक्शन थी उनकी बात की गई थी और हमने बताया था कि बेंजीन न्यूक्लियस को लेकर 3 ऐसी रिएक्शन है जो कॉमन रिएक्शन चलेंगी जो पूरे एरोमेटिक कंपाउंड जहां जहां पर भी आएंगे उनमें पढ़ने को मिलेंगी। और वो 3 बेटा रिएक्शंस आपके पास कौन कौन सी थी? एक था आपका हेलोजिनेशन, दूसरा आपका था नाइट्रेशन और तीसरा था आपका सल्फोनेशन। तो ये तो 3 कॉमन रिएक्शन है ही है, बाकी उस कंपाउंड की अपनी जो खुद की रिएक्शन होंगी वो अलग से नहीं, वो आगे देखी जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब उन्हीं में सबसे पहले नोट करना है आपको हेलोजिनेशन को। तो सभी बच्चे नोट करिए हेडिंग के लिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि बेंजीन न्यूक्लियस का मतलब जो है वो बेंजीन के नाभिक से है, बेंजीन के न्यूक्लियस से है, जिसमें आप 3 पोजीशन पढ़ते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये भी बताया गया था कि ऑर्थो, मेटा, पैरा ये 3 और मेटा पोजीशन रहती है। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन एक साथ होंगी, मेटा पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी। अब जो भी आप कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जो भी आपके कंपाउंड में रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, वो कहां पर आपको रिएक्शन देगा उसकी एक ट्रिक आपको बताई गई थी और उसका मेन तरीका भी आपको बताया गया था। कहा गया था कि एक सिंपल सा फॉर्मूला था 1-2 का, उस 1-2 के फॉर्मूले में आपको जो भी ग्रुप मिलेगा उसके आउटर शेल के, उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। और अगर आपका आंसर प्लस में आता तो बोला गया था प्लस की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती, तो पी का मतलब हो जाएगा पैरा और पैरा के साथ हमेशा आपको ऑर्थो का यूज करना होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने ये पढ़ लिया है फिलहाल कि फिनॉल में होने वाली जो रिएक्शंस होती है बेटा वो ऑर्थो पैरा पे होती है। ठीक है, चलिए तो हेलोजिनेशन में 2 पॉइंट पढ़ने हैं, तो इसका फर्स्ट या ए पॉइंट नोट करिएगा। देखिएगा, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट या पीपीटी सकते हैं शॉर्ट में, व्हाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ट्राई ब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए बेटा ये हमारे पास है इस तरीके से बेंजीन की रिंग और इस रिंग में ये हो गया आपका OH। ठीक है, ब्रोमीन जल आपको लेना है, ब्रोमीन वाटर आपको लेना है यानी Br2 और साथ में आपको यहां पर यूज करना होगा H2O का। ठीक है, अब ये क्लियर होना चाहिए कि आपको ये पहले से मालूम है कि रिएक्शन होनी कहां कहां पर है। और अगर आप कंपाउंड की नेमिंग को पढ़ें तो वो बोला 2,4,6, तो हम लोग क्या करेंगे, 2nd नंबर पोजीशन से, 4th नंबर पोजीशन से, 6 नंबर पोजीशन से इस तरीके से H को बाहर कर लेंगे। 3 H सामने आ रहे हैं तो उतने ही मोल हम उतने ही मॉलिक्यूल Br2 को ले लेंगे। तीनों H लेकर यहां से 3 Br लेकर आपको यहां पर 3 HBr को अलग कर लेना होगा। कुल Br यहां कितने हैं, 6, 3 HBr या 3 Br आपके अलग हो चुके हैं, बाकी बचे हुए जो 3 Br हैं वो 3 H को रिप्लेस करेंगे। तो यहां से बेटा आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, ऊपर आपके पास OH ही रहेगा, बाकी 2, 4, 6 पोजीशन पे आपको क्या ले लेना होगा, Br। और जैसा कि आपको बताया गया इसका जो पीपीटी आपको मिलेगा, इसका जो अवक्षेप आपको मिलेगा वो कैसा होगा, सफेद अवक्षेप यानी व्हाइट पीपीटी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई पोजीशन मेटा नहीं यूज की गई है, सब ऑर्थो पैरा वाली ही है। ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन है और ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो। तो जल्दी से नोट करिए जिसमें इस तरीके से आपको ये कंपाउंड मिलेगा।
नोट कर लिया सब बच्चों ने? आगे बढ़ें। चलिए सेकंड पॉइंट में आता हूं। इसी हेडिंग का ही सेकंड पॉइंट है, लिखिएगा। फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ अध्रुवीय विलायकों, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अध्रुवीय विलायकों, ब्रैकेट में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 की उपस्थिति में कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में CCl4 और CH2 कराने पर ऑर्थोब्रोमोफिनॉल टू फॉर्म ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल तथा पैराब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। टू फॉर्म ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, देखो जरा, ये हमारे पास है इस तरीके से बेंजीन की रिंग, और ऊपर आपका ये हो जाएगा OH, और यहां पर हमने लिया हुआ है Br2 यानी ब्रोमीन को, और अब की बार ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, या एक और आपको लिखवाया गया है CCl4, उन दोनों का प्रेजेंस आप ले सकते हैं। फिलहाल हमको पहले से कंफर्म है कि रिएक्शन जो होने वाली है वो होने वाली है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो एक बार हमने ऑर्थो से H लिया है और एक बार पैरा से। अगर हम ऑर्थो से H लेते हैं, यहां से Br लेते हैं, तो बेटा यहां पर आपका HBr जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी एक बचा हुआ जो Br है वो ऑर्थो पोजीशन पर आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगी इस तरीके से आपके पास रिंग, और इस रिंग में ऊपर आपको रखना होगा OH, और ऑर्थो पोजीशन पे आप क्या लगा देंगे, Br। तो फिलहाल हम इसको बोल सकते हैं वही ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। अब जब यही काम पैरा पोजीशन को लेकर किया जाएगा, तो पैरा वाले H को लेकर, इसके Br को लेकर फिर से आपको HBr को अलग करना होगा, और अब की बार आप इसी Br को बेटा कहाँ रखेंगे, पैरा पोजीशन पर। ऊपर आप OH रखें और पैरा पोजीशन पर Br को ले लें, तो ये हो जाएगा पैराब्रोमोफिनॉल। अब दो बातें यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि दो कंपाउंड सामने बन रहे हैं, एक ऑर्थो का कंपाउंड है और एक पैरा का कंपाउंड है, यानी दो रिंग आ रही है बेंजीन की, जबकि यहाँ पर एक ही रिंग है। तो पहली बात तो ऑर्थो और पैरा वाली जितनी भी रिएक्शंस अभी पढ़ रहे हो या बाद में पढ़ रहे हो, उनको बैलेंस नहीं करना है आपको, ठीक है। क्यों नहीं करना उसका भी पॉइंट बता रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये नहीं सोचना कि यहाँ पे दो रिंग हैं, यहाँ पर एक ही है, या बैलेंस कर दें, या यहाँ पर HBr निकल रहा है तो इसको बैलेंस कर लें, एक ही HBr निकल रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए होता क्या है कि किसी भी रिएक्शन में जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली यानी कि 100% यानी 100% किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हो सकता है कि उस 100% में 70% कंपाउंड आपका ये हो और 30% कंपाउंड ये हो, या आप हो सकते हैं कि 60% कंपाउंड आपका ये हो, 40% कंपाउंड ये हो। फिलहाल ये देखकर रिएक्शन को बता पाना पॉसिबल नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया, ये एक प्रैक्टिकल डेटा हो गया, ठीक है। केमिकल टेस्ट होगा, उसी से क्लियर हो पाएगी किसका परसेंटेज ज्यादा मिला, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों का टोटल परसेंटेज जो आ रहा होगा वो 100 आ रहा होगा। इसलिए हम लोग कभी इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर हम इस कंपाउंड का
अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला बेटा क्या लिखोगे आप, C6H4 लिखोगे और एक बॉन्ड में OH और एक बॉन्ड में Br लगा दोगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है इस कंपाउंड का हो गया। और अगर हम इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो भी तो यही होगा, ठीक है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्शन सामने आपको दिखाई दे रही है, तो जो रिएक्शन है वो आपकी मतलब जो कंपाउंड बने वो आपके क्या है, आइसोमर्स है, समावेवी है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा इन रिएक्शंस को कभी भी आपको बैलेंस नहीं करना है, ठीक। एक और बात, ये पहली बात हुई। आप देख रहे होंगे कि हमने इस रिंग में ये लिया हुआ है सामने आपके CH2 को, जो कि क्या है, हमारा कार्बन डाई सल्फाइड है, ठीक है। जिसके लिए हमने आपको लिखवाया है कि ये एक आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी अध्रुवी विलायक है। तो किसी को मालूम है क्या, कोई बता सकता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में या अगर बोले अध्रुवी विलायक में, नॉन पोलर कंपाउंड में या अध्रुवी यौगिक में इसका मतलब क्या होता है? हम इसको क्यों बोल रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट? क्या रीजन है जिस वजह से इसको हम नॉन पोलर बोले? अगर किसी को आता हो जल्दी से चैट में कमेंट करिए। कार्बन डाइसल्फाइड जो सामने आ रहा है वो एक आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये किस बेसिस पर आप बोल सकते हैं अध्रुव विलायक है, क्यों है? किसी को आ रहा है आंसर तो जल्दी से दीजिए कमेंट में, चैट में कमेंट करिए। देखिए भाई क्या है यहाँ पर, किसी कंपाउंड का पोलर या नॉन पोलर होना, ध्यान रखिएगा, मतलब ध्रुवी होना और अध्रुवी होना डिपेंड करता है उसके डाइपोल मोमेंट पे, उसके द्विध्रुव आघूर्ण पर, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना होती है बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जैसी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। और आपको मालूम है कि कार्बन और सल्फर में सल्फर की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज्यादा होगी, सल्फर के ऊपर चार्ज निगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सल्फर भी हमारा निगेटिव होगा। अब डायरेक्शन जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है, उसकी डायरेक्शन जो ली जाती है वो होती है प्लस से माइनस की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। इधर भी डायरेक्शन कहां जाएगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों वेक्टर्स जो सामने आ रहे हैं उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, जो उनके परिमाण है वो सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कार्बन और सल्फर बॉन्ड है, इधर भी वही कहानी है, लेकिन दोनों के अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो अपोजिट है। एक वेक्टर जा रहा है उस डायरेक्शन में और एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा बेटा वो इस वाले वेक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और वेक्टर जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका डायपोल मोमेंट है, जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वजह से इसका नाम क्या, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर की अगर बात करोगे तो वाटर में आपको मालूम होगा या पढ़ा होगा आपने कि वाटर का जो शेप होता है वो वी शेप होता है, यानी बेंड शेप होता है। अगर वी शेप होगा इसका मतलब अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये हमारे पास O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, O पर निगेटिव होगा, H हमारे पॉजिटिव होंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होगी। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों वेक्टर जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे, जाकर कहीं ना कहीं पे ऐड हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। और यही वजह है कि ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं फिर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जल्दी से नोट करिए रिएक्शन, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। अब एक और पॉइंट है, उसको भी समझ लीजिए, हालांकि वो कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपनी इंफॉर्मेशन में, अपनी जानकारी में वो बात रखें। सवाल यहाँ पर ये है कि ब्रोमीन वाटर जब लिया जा रहा है, जब ब्रोमीन को वाटर के साथ लिया जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमको 2,4,6 का एक प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जब हमने ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ लिया है, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अध्रुवी विलायक है, तो वो हमको एक बार ऑर्थो यानी सेकंड नंबर पोजीशन को लेके कंपाउंड दे रहा है और एक फोर्थ नंबर पोजीशन को कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, तो अब जरा इस बात को समझिएगा। देखिए भाई, केमिस्ट्री में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइक डिसॉल्वेज लाइक, मतलब जो जैसा होता है वो वैसे में ही डिसॉल्व होता है। तो वाटर क्या है, वाटर का भी आपने देखा था कि डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, यानी वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, और यानी पोलर कंपाउंड है। और फिनॉल भी कैसा होता है, पोलर। तो होता क्या है कि वाटर में फिनॉल जो होता है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये लिखना नहीं, कुछ भी खाली समझने के लिए सुन लीजिए क्या है। तो ये मान लो ये हमारे पास रिंग है और ऊपर हमारा OH है, और हमने बोला कि वाटर में फिनॉल कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है। जब ये टूटेगा बेटा, तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा, ये तुरंत अपना H+ आयन निकालेगा और ये आपको इस टाइप का एक आयन बनाते हुए मिलेगा, एंड दिस आयन इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन। इस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा कि जब आप इसमें रेजोनेंस अप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा होगा निगेटिव है, सिंगल, डबल, तो ये आपका निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव यहां आएगा, निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव चार्ज आपका यहां पर आएगा। तो यहां पर बेटा क्या है कि फिनॉक्साइड आयन के बनने की वजह से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के न्यूक्लियस में, बेंजीन के नाभिक में ट्रांसफर करता है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर किस किस पोजीशन पे कर रहा है, सेकंड नंबर पे कर रहा है, फोर्थ नंबर पे कर रहा है और सिक्स नंबर पे कर रहा है, यानी सेकंड, फोर्थ और सिक्स नंबर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है। अब Br2 की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, Br2 में जो दो Br सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपका एक Br बच्चों पॉजिटिव होगा और एक Br आपका निगेटिव होगा। जो पॉजिटिव वाला Br है वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं सब में इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला। इलेक्ट्रॉन कैसा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो जो भी बेटा इलेक्ट्रोफाइल होगा हमेशा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला जो Br सामने आपको दिखाई दे रहा है वो सेकंड पे, फोर्थ पे और सिक्स पे जाके अटैच हो जाता है। यही वजह है कि वाटर लेने पर हमको 2,4,6 वाला कंपाउंड एक साथ बनते हुए मिल जाता है। लेकिन जब हम यही कहानी कर रहे होते हैं कि इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में, हमको मालूम फिनॉल एक पोलर कंपाउंड है और जो अभी हम लोगों ने कार्बन डाइसल्फाइड लिया था वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है या कंपाउंड है, तो दोनों तो सेम नहीं हुए ना, तो इस वजह से उसमें फिनॉल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पाएगा कि हमारा ब्रोमीन सेकंड पे भी आ जाए, Br पे, फोर्थ पे भी आ जाए Br और सिक्स पे Br एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो दो धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से एक बार हमको ऑर्थो वाला कंपाउंड बनते हुए मिलता है और एक बार पैरा वाला कंपाउंड। तो यही वजह है कि कार्बन डाइसल्फाइड लेने पर ऑर्थो और पैरा जैसे दो डेरिवेटिव बन जाते हैं, दो व्युत्पन्न बनते हैं, जबकि वाटर लेने पर हमको एक ही कंपाउंड मिलता है जो कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की फॉर्म में सामने आता है। क्लियर हो गई बात, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं जाएगा लेकिन कभी फिर भी आप ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हमारा बेटा पहला पॉइंट हुआ रिंग को लेकर, रिएक्शन जो हम लोग पढ़ना उसको लेकर। तो आप सेकंड पॉइंट में आएंगे और वो रहेगा हमारा नाइट्रेशन का। इसके भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट में आप इसको ले सकते हैं। तो इसका फिलहाल ए पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हेडिंग में नोट करना है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। हाँ लिखिएगा, फिनॉल की क्रिया, फर्स्ट पॉइंट होगा ये ए पॉइंट, फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3 and concentrate H2SO4। फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3 and concentrate H2SO4।
कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। टू फॉर्म 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, PICRIC। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हम पहले से बता चुके हैं, इसीलिए हमने पहले भी कहा था कि अगर ये फॉर्मूले पहले से मालूम है, पहले से दिमाग में इनके स्ट्रक्चर क्लियर है, तो इनके बारे में करना या सोचना समझना आसान रहता है। ठीक है, चलिए नाइट्रिक एसिड आपको लेना है, तो नाइट्रिक एसिड फिलहाल जहां पर भी आप हम लिखेंगे अब की बार वो इस तरीके से इसी फॉर्म में लिखेंगे। आपको दिख रहा हो गया, ये हो गया HNO3, जो कि कैसा रहेगा बेटा, कंसंट्रेट, और साथ में आपको कंसंट्रेट H2SO4 भी लेना है, जो ऐसे लिया जा रहा है। अब जो कंपाउंड बन रहा है उसकी नेमिंग में भी आपको फिर से वही काम करना है, सेकंड नंबर से, फोर्थ नंबर से, सिक्स नंबर से आपको H निकालने होंगे, और बाकी ये 3 H सामने आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तीनों H लेकर, यहाँ से 3 OH लेकर, यहाँ पर आप क्या बाहर करेंगे, 3H2O को, और बाकी जो 3 NO2 अब आपके पास बच रहे होंगे, वो तीनों NO2 जहां जहां से आपने H रिमूव किए हैं, जहां जहां से आपने H हटाए हैं, वहां पर लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर यानी 2, 4, 6 पोजीशन पर आपको NO2 लगते हुए मिलेगा, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज पिक्रिक एसिड। हमने हालांकि पहले से बताया हुआ है कि रिएक्शन को बैलेंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, फिर भी अगर मान लो कहीं पे कोई रिएक्शन बैलेंस आप कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं भी किया है, भूल गए रिएक्शन को बैलेंस करना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत ज्यादा पूछी गई है, अक्सर इसको पूछा गया है कि बेंजीन टू पिक्रिक एसिड, यानी बेंजीन से पिक्रिक एसिड का जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा। ठीक है, तो पहले काम यही होगा कि बेंजीन से पहले हम लोग फिनॉल बनाएं, और फिनॉल से तब जाके हम लोग पिक्रिक एसिड बनाएं। ठीक है, तो जैसे से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, रिएक्शंस को पढ़ते जाएंगे, तो हर एक स्टेप हमको धीरे धीरे मालूम होता जाएगा। जल्दी से नोट करिए, ये आपका नाइट्रेशन का फर्स्ट पॉइंट रहेगा। हाँ, तो ये HNO3 लिखा हुआ है, HNO3 कंसंट्रेट, HNO3 को ऐसे ही ब्रेक करके लिखा हुआ है, लिखा तो वही है, OHNO2 यानी HNO3। नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है, आपको ये हमने बताया हुआ था कि नॉर्मल नाइट्रेशन जो भी हम लोग बेटा जब पढ़ेंगे तो हम लोग यही सब लेंगे, HNO3 विद H2SO4, लेकिन खासकर फिनॉल में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये अगला पॉइंट जो बताने जा रहे हैं, फिनॉल में खासकर एक और नाइट्रेशन की रिएक्शन दी गई है, लेकिन वो दी गई है डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो यहां पर नाइट्रेशन फिर से हम करने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी तनु नाइट्रिक एसिड का, तनु नाइट्रिक अम्ल का यूज आपको करना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेटा केवल फिनॉल में है और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करना, देखिएगा, फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर, फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। चलिए भी देखिए ध्यान से क्या है, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, ऊपर आपको लेना है OH और साथ में नाइट्रिक एसिड का अरेंजमेंट। नाइट्रिक एसिड को फिर से वैसे लिखिए क्या, HNO2, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपकी बार डाइल्यूटेड फॉर्म में आपको लेना है, ठीक है। फिर वही कहानी, ऑर्थो से H, पैरा से H। अगर ऑर्थो का H लेते हैं, इसका OH लेते हैं, तो ये H2O आपको अलग कर लेना होगा और बाकी बचा हुआ जो NO2 है बेटा वो ऑर्थो पे लग जाएगा। तो ऊपर आपका OH आ जाएगा और ऑर्थो पे NO2 लगा दीजिए। यही काम जब पैरा वाले के लिए करेंगे तो पैरा से H और OH को लेकर आपको फिर से H2O को बाहर करना होगा और अब की बार इस OH को और इस तरीके से NO2 को रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज अ पैरानाइट्रोफिनॉल। नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका नाइट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग में सबको नोट करना होगा सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। नेक्स्ट हेडिंग में सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनेशन में हमने आपको बताया था कि हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और उसका भी अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा H2SO4। ठीक है, फिर वही कहानी, ऑर्थो से H, पैरा से H का यहाँ पर आपको रिमूव करना है। H अगर यहाँ से लेते हैं, यहाँ से OH लेते हैं, H2O को आप बाहर करेंगे और यहाँ बेटा आपको रख लेना होगा SO3H को। यही काम अगर पैरा के लिए करते हो तो यहाँ से H लेकर, इसका OH लेकर फिर से बेटा H2O बाहर आप करोगे और यहाँ पर आपका SO3H आ जाएगा। अब बता सकता है कोई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? किसी एक कंपाउंड या पहले वाले का ही नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करो चैट में, क्या इसका नाम लिखा जाएगा? व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड? हमने बताया भी था आपको इस बात को कि थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, जब भी रिंग में SO3H ग्रुप अगर रखा जाए, ठीक है, हाँ ये सही नाम दिया हुआ है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमने बताया था कि ये जो भी नेमिंग बेटा हम लोग करते हैं वो बड़े ग्रुप के अकॉर्डिंगली करते हैं, जो जिसकी सीनियरिटी ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंगली। तो SO3H जो है वो सीनियर ग्रुप है OH से। तो अब और ये कहीं पर भी रखा जाए, इस कंपाउंड की नेमिंग रहेगी हमेशा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके लिए यानी इस ग्रुप के लिए ये वाली पोजीशन बेटा कौन सी हो गई? ऑर्थो। तो इस कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और आगे बेटा वही हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ऐसे ही दूसरे वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नोट करते हैं थ्योरी को पहले। देखिएगा, फिनॉल की क्रिया, फिनॉल रिएक्ट्स विद
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन को नोट करिए। हो गया सब बच्चों का? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो हमारी तीन मेन रिएक्शंस थी जो बताया गया था हर एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगी, वो यहाँ पर तीन मेन रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद जो भी कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं उसके खुद अपने ग्रुप की अलग से रिएक्शंस होंगी जो सामने आएंगी अब। और अब ये ध्यान रखिएगा, अब आने वाली जो रिएक्शंस हैं तीन के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन बेटा नेमिंग रिएक्शंस है। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग में नोट करना है आपको, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, देखिए हमने आपको बता दिया है कि फिनॉल में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्थो और पैरा वाले बनते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी नेमिंग रिएक्शन आपको मिलेंगी जहां पर एक ही प्रोडक्ट को बनाया गया है, अब वो ऑर्थो वाला भी सकता है या पैरा वाला भी सकता है। तो जिस रिएक्शन में, जिस नेमिंग रिएक्शन में जिस भी पोजीशन को लेकर रिएक्शन दी गई है, हम वही रिएक्शन यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कंपाउंड हम एक ही बना रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा वाला कंपाउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरा वाला कंपाउंड भी बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा गया होगा उसका परसेंटेज कम होने की वजह से, उसका अगर परसेंटेज कम है तो उसको लिखा नहीं गया रिएक्शन में। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन खासकर आपको ऐसी मिलेंगी जो केवल एक ही कंपाउंड बना रही होंगी, और एक ही कंपाउंड बनाने का मतलब केवल बस वहां पर इतना है कि प्रैक्टिकली देखा गया कि उस कंपाउंड का परसेंटेज हमको ज्यादा मिल रहा था। ठीक है, बाकी इसका ये मतलब नहीं कि हाँ बस वही कंपाउंड ही बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। जैसे किसी रिएक्शन में अगर मान लो पैरा वाला बन रहा है तो ऑर्थो वाला नहीं दिया गया है, तो उसका ये मतलब नहीं कि बन नहीं सकता, बन सकता है लेकिन उसको लिखा नहीं गया रिएक्शन में परसेंटेज कम होने की वजह से। क्लियर है? लिखते हैं थ्योरी को। इसके दो रिएक्शंस हैं, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, बहुत ध्यान समझिएगा कि पहला रिएक्शन हम बताएंगे, दूसरा आपको अपने आप करना है। ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, फिनॉल की क्रिया, फिनॉल रिएक्ट्स विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी अब आगे की सारी रिएक्शंस। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ कराने पर, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड, SALICYL, सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, टू फॉर्म सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है,
बहुत ध्यान समझिएगा, पहले रिएक्शन हम बता रहे हैं, दो पार्ट है इस रिएक्शन के, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो आपको अपने आप करना है। चलिए देखिएगा, तो बेटा यहाँ पर जो हमारा मेन या कॉमन कंपोनेंट है वो फिनॉल है, ठीक है। दोनों स्टेप अभी जो आएंगे, दूसरा भी स्टेप है उसमें फिनॉल ही लेना है हमें, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमारे पास है क्लोरोफॉर्म यानी कि CH Cl3 और साथ में KOH भी है, तो ये सामने KOH लिया हुआ है। इस पोजीशन से यानी ऑर्थो पोजीशन से बेटा हमने H लिया हुआ है, यहाँ से H लेकर इस वाले OH को लेकर सिंपल हम लोग H2O को बाहर करेंगे, K लेकर Cl लेकर यहाँ से KCl को बाहर करेंगे। अब जरा ध्यान देंगे तो आपके सामने बच रहा होगा C, फिर H और फिर यहाँ पे Cl2 बचेगा, CHCl2। ये पूरा का पूरा पार्ट H को रिप्लेस करके जोड़ दिया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये बेटा हो जाएगी आपके पास रिंग, और इस रिंग में ऊपर आपको वही रखना होगा OH, और यहाँ पर आएगा CH, और साथ में आपको इस तरीके से 2 Cl लगा देने होंगे। CHCl2 बचा हुआ, उसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया। आगे के पार्ट में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि Cl सामने 2 हैं, तो अगले स्टेप के लिए बेटा 2 मॉलिक्यूल KOH के फिर से ले लेंगे। ये 2 Cl और ये दोनों K लेकर हम यहाँ पर फिर से 2 KCl को अलग करेंगे, और जहां जहां पर भी हमारे सामने Cl रखा हुआ था वहां पर हम OH लगा देंगे, तो CH हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे। ठीक, अब अगला पॉइंट सुन लो ध्यान से, पहले भी बहुत बार बताया गया, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये ध्यान रखिए, किसी भी कंपाउंड में एक सिंगल कार्बन के साथ कभी भी 2 या 2 से ज्यादा OH जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है बेटा तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अनस्टेबल कंपाउंड को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर ही बना लीजिएगा, हम जगह नहीं इसलिए नहीं बना रहे हैं, तो उस साइड में भी इस तरीके का एक ब्रैकेट बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब करना क्या है, स्टेबिलिटी में बेटा लाने के लिए आपको इससे तुरंत H2O को बाहर करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा आप क्या करेंगे, इस तरीके से H2O को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से H2O को जब आप अलग कर लोगे तो अब आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, और इस रिंग में ऊपर आप रखें OH, और यहां पर बेटा रखेंगे CHO, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत पूछा जाता है रिएक्शन कन्वर्जन में कि फिनॉल को कैसे कन्वर्ट करोगे या फिनॉल से कैसे बनाओगे सैलिसिल एल्डिहाइड, और हालांकि इसका एक और नाम भी आप सब बच्चों को ध्यान होगा, इसको हम लोग बोलते थे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, एक और नाम आपने पढ़ रखा है, जल्दी से नोट करिए।